प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे पौधों में लैंगिक जनन की। पौधों में लैंगिक जनन से पहले समझते हैं कि लैंगिक जनन कहते हैं किससे। इस चीज को यहाँ पर ध्यान देंगे तो जनन की परिभाषा जैसे कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जनन किसे कहते हैं, यानी कि जब वहां पर जब किसी एक पेरेंट्स के द्वारा या एक जनक के द्वारा जब नई पीढ़ी की उत्पत्ति होती है तो उसको हम लोग कहते हैं जनन। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पर जो है निषेचन की प्रक्रिया होगी। लैंगिक जनन का सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि इसमें जो है निषेचन की प्रक्रिया पाई जाएगी, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन किसके बीच में होगा? तो निषेचन जो होगा वो उसमें एक नर युग्मक भाग लेगा, एक नर युग्मक तथा मादा युग्मक के बीच में होगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मध्य जो है यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होगी, जिसके द्वारा एक नए युग्मनज अर्थात जायगोट की उत्पत्ति होगी और उससे एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसको मैंने लैंग्वेज बोल दिया, लेकिन यहाँ पर उससे पहले समझेंगे कि आखिर ये जो युग्मक है ये युग्मक बना कैसे। तो इस पूरी प्रक्रिया को जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है उसको कहते हैं युग्मक जनन कह सकते हैं। युग्मक जनन क्या है? कह सकते हैं इसमें परिभाषा में कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मातृ कोशिका से अगुणित युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। तो ये तो पता चल गया कि युग्मक जनन है क्या। यानी युग्मकों का निर्माण कैसे होता है? जो उसकी मातृ कोशिका होगी, उस मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चूंकि मातृ कोशिका द्विगुणित होती है तो उससे जो अर्धसूत्री होता है उसमें अगुणित कोशिका बनती है, जिसे हम युग्मक के नाम से जानते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा है, एक नर युग्मक होता है, नर युग्मक, और एक मादा युग्मक होता है, तो ये यहाँ पर दो प्रकार के नर युग्मक अगर हम पौधों में बात करें तो पौधों में जो नर युग्मक होता है इसका निर्माण अगर हम बात करें तो पुंकेसर में होता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? पुंकेसर में होता है नर युग्मक का निर्माण। जबकि मादा युग्मक का जो निर्माण होता है तो इस पुंकेसर से यहाँ पर क्या बनेगा? उसको हम लोग कहते हैं परागकण। उसी परागकण को नर युग्मक के नाम से जानते हैं। मादा युग्मक जो होता है ये स्त्री केसर में होता है, पुंकेसर में क्या होता है? पुंकेसर में होता है परागकोश होता है, और उसी परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन, परागकोश में पराग मातृ कोशिकाएं होती हैं, पराग मातृ कोशिकाएं, और उसी पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे जो है परागकण, जिसे हम युग्मक कहते हैं, नर युग्मक, ये यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर नर युग्मक प्राप्त होने की पूरी प्रक्रिया है। मादा युग्मक में क्या है? एक स्त्री केसर होता है। इस स्त्री केसर में यहाँ पर एक जो है बीजांड होता है, बीजांड में भ्रूणकोश पाया जाएगा, और उस भ्रूणकोश में वहां पर जो है जो अंडमातृ कोशिका रहेगी, अंडमातृ कोशिका, और उसके थ्रू भी उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और उससे जो है
वहां पर अंड कोशिका बनेगी, जिसे हम जो है मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इसमें होती है, नर युग्मक जनन और इसको मादा युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। ये तो युग्मक जनन की प्रक्रिया है। अब एक हम बात कर रहे हैं कि पूरी पूरी चूंकि पौधों में लैंगिक जनन की बात करें और जो क्लास 10th में बात करें तो क्लास 10th में यहाँ पर जो आवृत्त बीजी पौधे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसका वर्णन करना है। तो यहाँ पर हम लोग को मेन किसका वर्णन करना है? आवृत्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन का। आवृत्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब यहां पर एक चीज पहले कि आवृत्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन अंग कौन सा है? जो जनन अंग है, तो जनन अंग क्या है? तो इसको यहां पर देखेंगे कि जनन अंग इसका होता है इस प्रकार के पौधों में, उसमें होता है पुष्प। जो फ्लावर होता है वो फ्लावर जनन अंग होता है। अगर हम पुष्प की बात करें, एक प्रारूपिक पुष्प में अगर हम बात करें, यहां हेडिंग डालते पुष्प, एक प्रारूपिक पुष्प में बात करें तो 4 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है वायदल कुंज, वायदल कुंज, एक होता है दल कुंज, दल कुंज, एक होता है कुंज और एक होता है जायान। तो इसको हम पुंकेसर और इसको स्त्री केसर भी कह सकते हैं। बाह्य दलकुंज क्या होता है? सबसे बाहरी चक्र होता है, हरे रंग का होता है। और जब पौधे के जो पुष्प होता है, जब से शुक्रावस्था में होता है तो उसको ढकने का काम करता है। जबकि दलकुंज क्या है? काफी रंगीन, रंग बिरंगा होता है, कीट पक्षियों मनुष्यों को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों अंग सहायक अंग होते हैं। ये दोनों अंग सहायक अंग होते हैं। जबकि पुंकेसर में क्या होता है? ये नर भाग होता है। ये पुष्प का नर जनन अंग है, नर जनन अंग होता है। जबकि जो जायान होता है ये मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है। तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों है यही, यानी यही सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और इसी को हम लोग जनन अंग के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये जनन अंग है। इसे हम लोग आवश्यक अंग भी कह सकते हैं। एक पुष्प का आवश्यक अंग, क्योंकि अगर पुष्प में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही दो होते हैं, पुंकेसर होता है, दूसरा जायान होता है। तो ये पुंकेसर और जायान, यहाँ पर अगर 10th में बात करते हैं बहुत ज्यादा इसका विस्तृत अध्ययन नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना है। जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर की इकाई जो होती है, इसकी इकाई की बात करें हम, तो इसकी जो इकाई होती है उसको कहते हैं यहाँ पर पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर का अगर चित्र बात करें तो ये पुंकेसर का चित्र होता है। ये मान लेते हैं ये पुंकेसर का एक चित्र होता है। इसमें जो ऊपर होता है ये पूरा भाग देख रहे हैं। बहुत डिटेल नहीं जाना है क्लास 10 में, अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसका भी वीडियो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां से जाकर के फ्लावर के पार्ट पढ़ेंगे तो फ्लावर के पार्ट से पूरी कंप्लीट इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर तो हाई स्कूल को पढ़ाना है तो इसलिए यहाँ पर जो है जो उसके जितना आप लोग को पढ़ना है बोर्ड की दृष्टि से उतना केवल पढ़ाया जा रहा है। ये जो भाग है इसको कहते हैं यहाँ पर परागकोश। यही है परागकोश, परागकोश कहते हैं। इसी के अंदर परागकण भरे होते हैं और ये पुंतंत्र होता है, इसको कहते हैं पुंतंत्र। फिलामेंट इंग्लिश में कहते हैं, उसको एंथर कहते हैं, एंथर, और इसको जो है फिलामेंट कहते हैं। इसी परागकोश में असंख्य परागकण भरे होते हैं। इसी के अंदर जो है असंख्य परागकण भरे होते हैं। तो ये है। जबकि जो जायांग होता है, जायांग का जो अगर बात करें तो जायांग में बीजांड होता है। जायांग में प्रमुख जो है, वैसे तो अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्य बीजांड ही होता है, लेकिन अगर हम इसको पूरी स्त्री केसर की बनाए, यानी जायांग में एक स्त्री केसर का चित्र बना दें हम, तो उसको भी क्या बना के दिखा देते हैं, स्त्री केसर का एक चित्र बना देते हैं। फिर उसी में हम बीजांड को दिखा देंगे कहाँ पर बीजांड होता है।
तो एक स्त्री केसर का चित्र की अगर बात करें तो ये है, 3 भाग इसमें पाए जाते हैं, ये हो गया। इसको कहते हैं स्टिग्मा, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तिका, इसको कहते हैं वर्तिका। और नीचे वाला भाग होता है इसको अंडाशय कहते हैं, इसको अंडाशय कहते हैं। और जिस पर ये स्थित होता है इसको पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन कहा जाता है। इसी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, इसी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। इसको हम बीजांड कहते हैं, बीजांड। बीजांड का एक अगर विस्तृत हम चित्र बना दे तो ये बीजांड का चित्र है। ये भ्रूकोश हो गया, भ्रूकोश, ये एंटीपोडल सेल, ये 2 सिनेप्टिक सेल सहायक कोश का, एक अंडकोश का और 2 केंद्र ध्रुवीय केंद्र। यह माइक्रोफाइल एंड बना दिया, ये इंटेगमेंट अध्यावरण, ये बनकर तैयार कर दिया। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये 3 है, ये 3 भाग जो है इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। इसको हम लोग हिंदी में प्रतिमुख कोशिका कह सकते हैं, प्रतिमुख कोशिका। ये जो भाग है भ्रूकोश है, ये पूरा भ्रूकोश के अंदर ये सब स्थित है। ये जो है इसको अगर हम कहें तो ये यहाँ ध्रुवीय केंद्रक है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्रुवीय केंद्रक महत्वपूर्ण भाग है। ये सबसे अवस्थित का महत्वपूर्ण भाग है, ये अंडकोशिका है, यही है अंडकोशिका। ये जो दोनों है इसको सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका। ये जो आवरण देख रहे हैं इसको यहां पर लिखते हैं, ये अध्यावरण है, ये दोनों अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और अंतर अध्यावरण, इसको अध्यावरण कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। इसके अलावा इस भाग को ऊपर वाला भाग है इसको चलाया कहते हैं, हिंदी में इसको निभाग कहते हैं, निभाग कहा जाता है। इसको जो है बीजांड काय कहते हैं या बीजांड मुख, बीजांड मुख कहते हैं। और ये जो है यहाँ पर फ्यूंकर है, इसको बीजांड वृत्त के नाम से जानते हैं, बीजांड वृत्त। तो हाई स्कूल में ये चित्र कई बार पूछा जा चुका है, इस चित्र को आपको बनाने में 2 नंबर या 4 नंबर पे मिल सकते हैं। तो ये इसको हम एलएस ऑफ ओव्यूल कहते हैं, बीजांड का एक अनुदैर्ध्य काट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये कहां पर स्थित है, ये पूरा भाग स्थित है, ये अंदर है। तो ये एक्चुअल में एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है, जो कि मैक्सिमम जो लगभग 82% आवृत्तबीजी पौधे हैं उसमें 82% में जो है इसी प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है, एक बीजांड पाया जाता है। इसको हम लोग एनाट्रोपस कहते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, 6 नहीं पढ़ना है आप लोग को क्लास 10 में, लेकिन 6 का नाम जान लीजिए। आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस। लेकिन उतना नहीं ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना कि एक होता है एनाट्रोपस और यही ओव्यूल बनाना है आपको एग्जाम में। तो ये कहाँ पर है, इसके अंदर है। तो ये परागकण इसके अंदर होता है, जो अंड कोशिका ये इसके अंदर मादा कोशिका के अंदर होती है, माया मादा जो भाग होता है। तो ये यहाँ पर पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये तो पूरी समझ में आया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये इसके पूरे भाग की बात हुई, कहाँ पर क्या पाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ परागण की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है परागण। उसके बाद तक इसकी फिर से आगे चर्चा होगी, निषेचन की चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर इसके परिवर्धित भाग की भी बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पहले यहाँ पर जो है अब परागण की। ये इसके चारों भाग हो गए, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंगम और जायक। ये नर जनन अंग होता है, ये मादा जनन अंग होता है। नर जनन अंग का एक अगर इकाई पुंकेसर, इसका स्त्रीकेसर होता है। पुंकेसर का ये चित्र इंपॉर्टेंट होता है और ये स्त्रीकेसर। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख आते हैं परागण, जो बहुत पूछता है एग्जाम में। तो परागण को यहाँ पर समझेंगे हम कि परागण किसे कहते हैं। परागण समझने के लिए यही फिगर एक बार हमें फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से बना देंगे फिगर को एक बार फिर से। चित्र को हमें फिर से बनाना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान देते हेड डाल देते हैं। परागण, परागण को इंस्टेंट पॉलिनेशन कहते हैं।
पॉलिनेशन। देखिए परागण की प्रक्रिया होती कैसे, बहुत ही आसान सा है। हमने कहा कि पर फिर से बनाएंगे चित्र, तो यहाँ पर एक बार फिर से चित्र बना दे रहे हैं। आपको पता है इसको क्या कहते हैं, बताया क्या है, और एक यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। तो ये भी चित्र आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं। ये अब देखिए इसमें यहाँ परागकण होते हैं। ये परागकण क्या होते हैं, ये यहां से फटता है ये, तो परागकण मुक्त होता है, मुक्त होकर के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। नाम से पहले वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, यही परागण है। अब कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे ये समझ लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे क्या लिखते चल रहे हैं। पराग कोश से पराग पराग कणों का मुक्त होकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, तो वही चीज यहां पर चित्र को याद रखना है कि पराग कोश से पराग कणों का मुक्त होकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार से होता है, एक पहला होता है स्वपरागण। स्वपरागण की बात करें तो इसकी परिभाषा में क्या अंतर है, बस कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हैं कि पराग कोश से पराग कणों का मुक्त होकर, ये तो यहां तक सेम है, पराग कोश से पराग कणों का मुक्त होकर अपने ही पुष्प के अथवा, ध्यान देंगे क्या है, अपने ही पुष्प के अथवा उसी पौधे के, पौधा सेम होना चाहिए, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। पराग कोश से पराग कणों का मुक्त होकर अपने पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते, स्वपरागण कहते हैं। ये स्वपरागण की परिभाषा हो गई। इसके एग्जाम्पल में क्या दे देंगे, तो इसका एग्जाम्पल जो है कह सकते हैं यहाँ पर जो सदाबहार पौधे होते हैं उसमें भी स्वपरागण होता है, सदाबहार जो पौधे हैं। इसके अलावा जो है इसमें क्या नाम है, मूंगफली जो होता है उसमें भी ये होता है, मूंगफली में भी। इसके अलावा खट्टी बूटी में भी जो है इसी प्रकार का स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, तो इसको कहते हैं स्वपरागण। दूसरा एक होता है परपरागण। इसको इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पर मतलब दूसरे को, यानी कि अब यहां पर परिभाषा बदल जाएगी। परिभाषा क्या रहेगी, से वही स्टार्ट रहेगी। पराग कोश से पराग कणों का मुक्त होकर उसी जात के किसी दूसरे पौधे, यहां से क्या चेंज करेंगे, उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक विभिन्न सहायकों के माध्यम से वर्तिकाग्र तक
विभिन्न सहायकों के माध्यम से पहुंचने की प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। परपरागण कहलाती है। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे अब मैंने क्या कहा कि किसी दूसरे पौधे पर तो जाने के लिए कोई साधन चाहिए, कोई सहायक चाहिए, तो वही सहायकों की यहां पर बात करें, कुछ ज्यादा एजेंट्स की बात कर रहे हैं कि परागकोश से परागकणों का मुक्त होकर उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक विभिन्न सहायकों के माध्यम से पहुंचने की प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर वो वायु के द्वारा जा रहा है तो उसको हम लोग वायु परागण कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल में बहुत डिटेल में नहीं किए, केवल नाम इसमें याद रखना है। तो उसको हम लोग वायु परागण कहते हैं, जैसे कि गुड़हल में होता है वायु परागण, आइकॉर्निया जलकुंभी में भी जो है यहाँ पर वायु परागण होता है, या फिर कीट परागण होता है। कीट परागण जैसे कि अगर हम बात करें उसमें सैल्विया में कीट परागण ही होता है, तो कीट परागण भी होता है। जलीय पौधों में जल परागण होता है, जल के माध्यम से परागण होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कुछ पौधों में जंतु परागण होता है, जंतु परागण होता है। हालांकि जो जंतु परागण होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको कीट परागण को एक ही मानते रहिए, कुछ ग्रुप में अलग अलग लिखा मिल जाएगा आप लोग को। तो वायु के द्वारा परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को वायु परागण। कीट परागण में क्या होता है, कीट के माध्यम से परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया कीट परागण। जलीय पौधों में जल की उपस्थिति में परागकण परागकोश से मुक्त होकर के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जबकि जंतु परागण में जंतुओं के द्वारा परागकण पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये इसमें परागण की परिभाषा हो गई। तो इसमें बहुत सारे, जैसे आम हो गया, अशोक हो गया, या मदार हो गया, गुड़हल हो गया, जलकुंभी हो गए, तो इन सब पौधों में यहाँ पर अभी दिमाग लगा कि सर जलकुंभी का नाम क्यों ले रहे, तो जल में होता है, उसमें जल परागण होना चाहिए, क्यों उसको वायु परागण बोले थे ना, यही एग्जाम्पल होना था। एक्चुअल में जल परागण इसमें नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसका जो पुष्प होता है जल की सतह से काफी ऊंचाई पर होता है, तो जल में अगर तैरते हुए जाएगा परागकण तो उसको वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। जल यहाँ तक है तो वो उड़ते हुए जाएगा, उसको वायु परागण कहते हैं। तो ये यहाँ पर परागण की परिभाषा हो। अब परागण हो गया, अब निषेचन की बात करते हैं। यहाँ पर परागण की प्रक्रिया हो गया, निषेचन की बात करेंगे। निषेचन यानी मतलब कि यहाँ तक ये परागकण भर के पहुंच गया है। अब ये परागकण यहाँ पर पहुंचेगा, ये परागकण यहाँ पर पहुंचा है, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, यह वर्तिकाग्र है, यहां पर परागकण पहुंच गया, बहुत सारे परागकण यहां पर पहुंच गए हैं, ठीक है। ये पूरा पहुंच गया, ठीक है, ध्यान रखें। अगर हम परागकण की बात करें तो परागकण में ये देखेंगे, ये परागकण है, बाहर की ओर यहाँ पर जो है एक आवरण होता है, इसको बाह्यचोर और उसको अंतःचोर कहते हैं। इसको एक्साइन हिंदी में, इंग्लिश में लिख देते हैं एक्साइन, कभी कभी यह आप ध्यान रखिए, एक्साइन हिंदी में लिखा मिल जाएगा, और अंदर वाले को एंटाइन कहते हैं। एंटाइन हिंदी में बाह्यचोर और अंतःचोर कहते हैं, ये अंदर केंद्र होता है। इसमें यहाँ पर जन्मकोर भी पाया जाता है। जन्मकोर जो जनन छिद्र होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, जनन छिद्र इसमें पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है जन्म छिद्र, जनन छिद्र द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों मोस्ट हमने कहा, क्योंकि ये अलग अलग होता है, एक बीजपत्री में इसकी संख्या अलग होती है, द्विबीजपत्री में अलग होता है। अगर हम एक बीजपत्री की बात करें, एक बीजपत्री में तो जनन छिद्र की संख्या एक होती है, एक जनन छिद्र होता है। लेकिन अगर हम उसी जगह पर दो बीजपत्री की बात करें तो उसमें 3 होता है, उसमें 3 जनन छिद्र होते हैं। ध्यान रखें, वो जनन छिद्र होता है जहां से जो इसका पॉलन ट्यूब होता है, जनन नलिका होती है, जनन नलिका निकलती है। ये जनन नलिका यहाँ पर मान लेते निकल के डेवलपमेंट किया,
यहाँ पे ये जर्नल नलिका डेवलप करती है। तो सभी का करेंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन कोई एक ही वहां पर जा पाएगा अंदर की। ठीक है, यहां पर हमारा दे रहा है बीजांड, ये आता है और ये इस तरफ से यहां पे आकर के इसके जो है मुड़ता है। इसके दो केंद्र हो जाते हैं, दो केंद्र रहते हैं। एक और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जरूरी नहीं कि इसी तरफ से जाए, सामान्य रूप से तो ये बीजांड मुख की तरफ से ही प्रवेश करता है, लेकिन कभी कभी इस चलाजा की तरफ से प्रवेश करता है और दौड़ को भेजते भी आ सकता है। तो उस समय इसको अगर इधर से इसको चलाजोगैमी कहते हैं, इधर से आ रहा है तो इसको जो मीजोगैमी कहते हैं, और अंदर से आ रहा है इसको पोरोगैमी कहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया समझना है। तो ये यहाँ पर पहुंच गया, मान लेते हैं पराग, ये जो है इसको पराग नलिका कहते हैं, पराग नलिका। केवल पराग नलिका ही अंदर आता है। पराग नलिका की खोज की बात करें तो इसकी जो खोज है, इसकी खोज एनसी ने की थी। एनसी ने जो है पराग नलिका की खोज किए थे, जीबीएमसी। ये यहां से प्रवेश करेगा। अब देखिए यहां जब प्रवेश करेगा तो यही जो पहला जो केंद्रक होगा वो पहला केंद्र एक्सेल से जाकर के फ्यूज कर जाएगा। अब देखिए यहां निषेचन की प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। निषेचन होता क्या है, कह सकते हैं कि नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर क्योंकि आवृत्ति बीजी पढ़ रहे हैं तो आवृत्ति बीजी में दोहरा निषेचन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आवृत्ति बीजी में दोहरा निषेचन बड़ा मुख्य होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें दोहरा निषेचन कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है। कैसे होती है, जब पहला नर युग्मक होता है, ये पहला नर युग्मक जाकर के इस अन्य कोशिका से संलयित होता है, यानी कि प्रथम नर युग्मक और जाकर के किससे जुड़ता है, मादा अंड कोशिका से। क्या क्यों अंड कोशिका लिख देते हैं, मादा अंड कोशिका या अंड कोशिका से। और यह अंड कोशिका से जुड़ने के बाद ये यहाँ पर निषेचन हो जाता है और इससे बनता है यहाँ पर युग्मनज। ये क्या बनता है, युग्मनज बनता है। जबकि दूसरा जो नर युग्मक होता है, जो दूसरा नर युग्मक है ये वाला, ये दूसरा नर युग्मक जाता है जो ध्रुव द्विगुणित पहले से ऑलरेडी दो केंद्रक वाला यहाँ पर रहता है, ध्रुवीय केंद्रक उससे जाकर संलयित होता है, ध्रुवीय केंद्रक। यहां पर देखेंगे कि प्रथम नर युग्मक ये दोनों हैप्लॉइड है और ये जो है अंड कोशिका हैप्लॉइड है, लेकिन ये ध्रुवीय केंद्रक डिप्लॉइड होती है। तो ये यहां पर बनेगा एक त्रिसमेकन होगा और प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक बनेगा। अब जो युग्मनज होगा वो डेवलप करके भ्रूण बनाएगा, जबकि जो प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक होगा, प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक ये यहां पर ग्लूकोज बनाएगा। ये ग्लूकोज क्या करेगा, इस भ्रूण का पोषण करेगा। क्या करेगा, भ्रूण का पोषण करेगा और इस तरह से भ्रूण डेवलप करके एक बीज बनेगा और बीज से फिर एक जो है फल बनेगा और फल से फिर एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। अभी इसकी फिर प्रक्रिया समझाएंगे। तो ये समझना है यहाँ पर निषेचन कितनी बार हो रहा है, एक बार दो बार। निषेचन कितनी बार हुआ, दो बार हुआ, अतः इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर निषेचित होकर के युग्मनज एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है और ये त्रिगुणित होता है। जबकि दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्र से संलयित होकर के प्राथमिक ग्लूकोज केंद्र बनाता है, जिसे हम त्रिसमेकन भी कहते हैं। युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, जबकि प्राथमिक ग्लूकोज केंद्र
भ्रूपोष का निर्माण करता है। तो ये जो भ्रूपोष होता है, ये भ्रूण का पोषण करना प्रारंभ करता है। इस तरह से जो भ्रूण होता है पोषण अपना प्राप्त कर लेता है, तब वो आगे चल करके बीज का निर्माण करता है। तो अब हम लोग समझेंगे बीज कैसे बनता है, फल एवं बीज का निर्माण कैसे होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया थी, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। अब समझते हैं यहाँ पर जो है फल एवं बीज का निर्माण। सबसे पहले तो बीज का निर्माण पढ़ेंगे, फिर फल का निर्माण पढ़ेंगे। बीज का निर्माण देखिए, उसको मिटा दिया है, लेकिन फिर से उसमें बनाना ही पड़ेगा। ये मान लेते हैं हो गया, इसका निषेचन हो गया है, ठीक है। ये यहां पर जो था इसका निषेचन हो गया, पता है ये एक है। अब यहां पर जो ये भ्रूण बन गया, ये क्या बन गया, भ्रूण बन गया। और ये चारों ओर से घेर दिया, जो भ्रूणकोश होता है चारों ओर से घेर लेता है भ्रूणकोश। धीरे धीरे क्या होता है, जो बीजांड होता है निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है, बीजांड सूख जाता है। बीजांड सूख कर कठोर संरचना बनती है, कठोर संरचना बनाती है, जिसे बीज कहते हैं, जिसे बीज कहते हैं। और जबकि इसका जो अध्यावरण होता है, जैसे अध्यावरण भी बताए थे, बीजांड के ऊपर जो पाया जाता है, और जो अध्यावरण होता है, अध्यावरण बीज का बीज चोल बनाती है। तो इस तरह से बीज क्या है, बीज जो बीजांड होता है वही बीजांड निषेचन के बाद बीज बनता है। अब दूसरा इसका फल का निर्माण क्या होता है, फल कैसे बनता है, फल कौन सा है। तो जो फल होता है, फल वास्तव में कह सकते हैं रूपांतरित अंडाशय। फल क्या है, रूपांतरित अंडाशय। ये जो पूरा फूला हुआ भाग देख रहे हैं अंडाशय है, यही जो है इसमें जब भोज्य पदार्थ संचित होने लगते हैं, यही संचित भोज्य पदार्थ इसमें एकत्र होकर के और इसे फूल जाता है, इसे हम लोग फल के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 3 भित्तियां बढ़ती हैं। एक सबसे बाहर की भित्ति होती है, जिसे हम लोग बाह्य फल भित्ति कहते हैं। बाह्य फल भित्ति ये सबसे बाहर होते हैं। जैसे अगर हम एक आम को ले लें, आम देखिए सभी लोग, तो जैसे आम को अगर हम लोग बनाए, आप मान लेते एक आम ले लिया गया, उस आम के ऊपर एक छिलका पाया जाएगा, तो छिलका जो होगा वही होगा उसका बाह्य फल भित्ति। उसके बाद एक होता है मध्य फल भित्ति। आम में अगर हम लोग बात करें तो आम में मांसा होता है, इसको खाया जाता है, ये मध्य फल भित्ति होता है। ये बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। गूदा जो होता है ये इसको मध्य फल भित्ति कहते हैं, मध्य फल भित्ति। और इसके अलावा इसमें किसली पाई जाती है, पता है, उसी किसली के अंदर बीज होता है। तो जो किसली जो काफी रोमिन होता है, संरचना काफी कठोर होता है, इसको कहते हैं अंतर फल भित्ति। तो ये तीसरा भाग होता है अंतर फल भित्ति। तो एक्टोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प यहां पर होता है। उसके अंदर बीज होता है, उसके अंदर निकालेंगे तो बीज होगा। बीज के ऊपर एक और पाए, इसको बीज चोल के नाम से जानते हैं। तो ये उसके ऊपर एक और रहेगा, उसको लोग बीज चोल कहते हैं, जो कि अध्यावरण का ही भाग होता है। तो ये बीज कहाँ है, ये है। बाकी ये भाग जो है ये फूल करके यहाँ पर अंडाशय जो परिवर्तित हो गया फल में, जिसका उपयोग जो है फल खाने में किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है फल और बीज फल का भी निर्माण हो जाता है। तो ये सब पौधों में लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया हो जाती है, और उसके बाद ये डेवलप करके एक नया पौधा तैयार कर लेता है, और वो पौधे से फिर से वहां पर जो पूरी प्रक्रिया लैंगिक जनन की प्रारंभ होती है। तो लैंगिक जनन सबसे प्रमुख क्या था, उसका पुष्प था। पौधे में क्या है, पुष्प। पुष्प क्या है, पुष्प आवृत्तिबीजी पौधों में पुष्प जो होता है वो जनन अंग होता है पौधे का। उस जनन अंग में नर जनन अंग और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। कभी कभी पुष्प में जो होते हैं अलग अलग होते हैं, नर जनन अंग अलग है, नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होते हैं। जैसे कि अगर बात करें भांग,
भाग में अलग अलग होते हैं, नर पौधे अलग, मादा पौधे अलग होते हैं। पपीता में भी ऐसे होता है, नर पौधे अलग होते हैं, मादा पौधे अलग होते हैं। अगर हम उसकी बात करें, मदार की बात करें, तो मदार में एक ही पौधे में होते हैं, लेकिन नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग लगे होते हैं। जैसे कद्दू में भी होता है, कद्दू में भी नर पुष्प अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग लगे होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। लेकिन गुड़हल में बात करें, गुलाब में बात करें, चमेली में बात करें, तो उसमें नर पुष्प मादा पुष्प एक ही में होते हैं, एक ही पुष्प में होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आप लोगों से पौधों में किस प्रकार से लैंगिक गिरन होता है। तो ये आज का टॉपिक पे लैंगिक गिरन समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।